गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो, अब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है चैप्टर आपका, उसके लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था कि हमें ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज करने हैं। ठीक है, चलो अब उसी चीज को हम आपकी टेक्स्ट बुक से समझते हैं। अगर आपने देखा होगा तो ये जो कंपाउंड इन्होंने यहाँ पे दिया है, कोबाल्ट NH36+3, इसकी अरेंजमेंट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। लास्ट सेकंड लास्ट कंपाउंड था हमारा। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27। ठीक है, अब 27 में से 18 इलेक्ट्रॉन आर्गोन के, यानी कि 9 इलेक्ट्रॉन बचे। 9 में से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4s के अंदर और 7 इलेक्ट्रॉन 3d के अंदर, यानी कि आर्गोन 3d7 4s2 कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। उसमें से उन्होंने कोबाल्ट +3 बनाया है। आप देख सकते हो उन्होंने कोबाल्ट +3 बनाया है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन 4s से जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन 3d से जाएगा यहां से। सो अब बचेंगे आर्गोन 3d6 कोबाल्ट +3 के अंदर। ठीक है, चलो अब क्या होगा, तो जब आपने NH3 यूज किया है, देख लो, तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो जब NH3 यूज किया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से इसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा, 2 ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाएगी। सो ये 2 ऑर्बिटल, एक 4s और 3 4p मिलके आपको D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा यहाँ। क्लियर? और वहां पे आपके NH3 के 6 लिगेंड इलेक्ट्रॉन अपने देंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। क्लियर? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, कोबाल्ट +3 था। चलो, it is usually possible to predict the geometry of the complex from the knowledge of the magnetic behavior on the basis of the valence bond theory. अगर आपको सिर्फ वैलेंस बॉन्ड थियरी यूज करना है तो उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से आप आगे बढ़ सकते हो। अगर वो डायमैग्नेटिक है तो आपको रीअरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन का करना पड़ेगा, अगर पैरामैग्नेटिक है तो रीअरेंजमेंट नहीं करना है। ये एक पॉसिबल लॉजिक हुआ वैलेंस बॉन्ड थियरी के हिसाब से। सो इन अ डायमैग्नेटिक, देखो ये डायमैग्नेटिक है, पहले से हमें पता था, दैट्स व्हाई रीअरेंजमेंट होगा। octahedral complex, the cobalt is +3, that's why configuration will be 3d6. Okay, the hybridization scheme is shown over here. 6 pair of electron from each of NH3 occupy 6 hybrid orbitals, thus complex has octahedral geometry. It is diamagnetic because the absence of unpaired electron, यहाँ पे कोई unpaired electron नहीं है। In the formation of this complex, since the inner d orbital is used, आपने देखो यहाँ पे inner d orbital यूज किया, दैट्स वाई ये कॉम्प्लेक्स जो है इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन और स्पिन पेड कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। याद रखना, जब भी आपने अंदर की डी ऑर्बिटल यूज की है, उस कॉम्प्लेक्स को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या फिर स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। अंदर 3D यूज करोगे तो सेम चीज अगर आप बाहर की ऑर्बिटल यूज करते हो, जैसे कि इसने कोबाल्ट Fe6-3 यूज किया, यहाँ पे बाहर की ऑर्बिटल यूज होगी, वो पैरामैग्नेटिक है, बाहर की डी ऑर्बिटल यूज होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल हाई स्पिन, और इसे स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, स्पिन फ्री, हाई स्पिन या फिर आउटर ऑर्बिटल, यानी कि 4D यूज किया है उसने। देख लो, +3 तो आपको पता है 3D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, और F जब लगाया उन्होंने तब ये रीअरेंजमेंट नहीं कर सकता, वीक है, दैट्स व्हाई पीछे की डी ऑर्बिटल 2 यूज होगी, तो ये टोटल 2 ऑर्बिटल ये यूज होगी, 3 ये और 1 ये, तो मिलके 5 ऑर्बिटल बनी जो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन देगा, और सॉरी 6 ऑर्बिटल बनी और टोटल 6f- वहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ठीक है, चलो वैसे ही आपको ये भी दिया है जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, निकल 28 और उसमें आपने निकल +2 बनाया, तो सिर्फ 4s के 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, d के 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब क्लोरीन वीक लिगेंड है, दैट्स व्हाई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, 4 क्लोरीन sp3 में जाएंगे, जो हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। In tetrahedral complexes, s and 3p orbital hybridize to form 4 equivalent orbital oriented tetrahedrally. This is illustrated below for
tetrachlorido nickelate 2. Here nickel is +2 and electronic configuration for +2 nickel is argon 3d8 जो हमें यहाँ पे दिखाया है. Each chlorine donates a pair. Compound is paramagnetic since it contains 2 unpaired electron. So यहाँ से आपको वैलेंस बॉन्ड थियरी से पता चलता है कि ये वीक लिगेंड है. सिमिलरली अगर आपने निकल कार्बोनाइल लिया, टेट्रा कार्बोनाइल निकल, तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो रीअरेंजमेंट होगा तो DsP2 स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा. है ओके, इसकी भी टेट्राहेड्रल जियोमेट्री ही है, पर वो डायमैग्नेटिक है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और उसमें कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है. चलो, ये बहुत ही जरूरी चीज है, ये स्पेशल कंपाउंड है, याद रखना, इसकी स्कीम याद रखनी है. निकल कार्बोनाइल, देखो यहां पे निकल 0 है, टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0. चलो, तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्कीम बनाते हैं, चलो तो पहले 5 इलेक्ट्रॉन, अब 5 बॉक्स हो गए 3D के, ठीक है, फिर 4s का एक बॉक्स और फिर 4p के 3 बॉक्स, ठीक है. चलो 3D8 4s2, राइट. क्या होगा 3D8 4s2, तो D के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, ठीक है. एरो कर दो, ठीक है, ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए. चलो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर एक नीचे. अब निकल जो है, निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है. यहां पे क्या है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो जब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है, 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएंगे. समझ में आया, 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे, इसको कॉपी कर लेता हूं, ठीक है. चलो, उसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे और वो यहां से जंप करके यहां पे आ जाएंगे. तो देखो 3D10 हो गया अब, और यहां पे क्या लगेगा, कार्बोनाइल कार्बोनाइल कार्बोनाइल. देखो ये स्पेशल केस हुआ, क्यों, क्योंकि यहां पे रीअरेंजमेंट होता है, बावजूद ये sp3 बनता है. दैट्स वाई ये हमें टेट्राहेड्रल देता है, स्क्वायर प्लेनर नहीं देता. डायमैग्नेटिक है, टेट्राहेड्रल है और स्क्वायर प्लेनर नहीं है. स्पेशल केस, अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है. देखो यहां पे दिया भी है, इन द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, जैसे कि DsP2 अगर है, निकल के साथ 4 साइनाइड लगाया और -2, यानी कि यहां पे निकल है +2. सो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, इसका रीअरेंजमेंट होगा. सो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, ये भी हम सबसे पहला कंपाउंड हमने ये पढ़ा था, राइट. चलो, each of the hybridized orbital receive a pair of electron from the cyanide ion. सो वहां पे डायमैग्नेटिक है, दैट्स वाई कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द हाइब्रिड ऑर्बिटल डू नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट. एक्चुअल में हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होती ही नहीं है, ये सिर्फ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है जो हमें सारी चीजें समझने में हेल्प करता है, ठीक है. चलो, अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं. ये सबसे जरूरी चीज है, यहां से काफी सारे एमसीक्यूज आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं. सो बी प्रिपेयर्ड, और इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, ठीक है. चलो, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन बी मेजर्ड बाय मैग्नेटिक सस्पेटिबिलिटी एक्सपेरिमेंट. अगर आपको किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जानना है, तो आप मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं. द रिजल्ट कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और वहां से आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए इसको यूज कर सकते हो, ठीक है. चलो, a critical study of a magnetic data of a coordination compound for the metal of the first transition series reveals some complications. अब यहां पे काफी सारे complications हैं. कैसे, चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. जैसे कि for the metal ions with up to 3 electrons in the d orbital, ऐसे मेटल आयन जिसके अंदर सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है,
मैक्सिमम, जैसे कि टाइटेनियम +3। अब टाइटेनियम होता है कि टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर बता दो कोई। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 23। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 23 कैसे? 18 आर्गोन के, 2 4s के और 2 d के। तो जब आपने टाइटेनियम +3 बनाया तब 4s से 2 इलेक्ट्रॉन गए और d से 1 गया, सो d1 बचेगा सिर्फ, राइट। उसके बाद वेनेडियम +3, वेनेडियम का 24, जब आपने वेनेडियम बनाया +2, सब वेनेडियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन d के अंदर रहते हैं, 2 4s के अंदर। दैट्स वाई जब आपने +3 बनाया, एक d से जाएगा, 2 4s से, तो d2 बनाएगा। और क्रोमियम 24 है, 4s से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, d से 2 इलेक्ट्रॉन, सो ये बनेगा d3। उसके अंदर देख सकते हो आप वैकेंट 2 vacant d orbitals are available for octahedral hybridization with 4s and 4p. The magnetic behavior of these free ions and their coordination entities are similar. यहां पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनके पास ऑलरेडी चौथी डी ऑर्बिटल और पांचवी डी ऑर्बिटल एम्प्टी है। सो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा या वीक आएगा, वो तो अंदर की डी ऑर्बिटल ही यूज करेगा, क्योंकि d4 और d5 तो एम्प्टी है ना। फोर्थ डी ऑर्बिटल, फिफ्थ डी ऑर्बिटल एम्प्टी है पूरी 3d का। सो इनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कोई हलचल नहीं दिखाता। हाँ भाई, है जैसा है वैसा रहता है। लेकिन when more than 3d और इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, अगर 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हुए, जैसे कि the required pair of 3d orbitals of octahedron is not directly available because ओन रूल रखता है, जैसे कि d4 कहां पे d4 होगा, तो क्रोमियम +2 मैंगनीज +3 के अंदर, d5 मैंगनीज +2 Fe+3 के अंदर, d6 Fe+2 कोबाल्ट +3 के अंदर। यहां पे देखो आप, कोई भी d ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं है। A vacant pair of d orbital result only by pairing 3d electrons which leaves 2 1 and 0 unpaired electron। देखो ये क्या कहना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल वर्ड में इन्होंने एक्सप्लेन किया है। सॉरी, बहुत ही सिंपल वर्ड में इन्होंने एक्सप्लेन किया है आपको। जब d4 होगा तो d4 होने की वजह से जब आपने उसका रीअरेंजमेंट किया तब जाके आपको पीछे की 2 ऑर्बिटल काम में आएगी। d5 के अंदर जब आपने रीअरेंजमेंट किया तब पीछे की दो ऑर्बिटल काम आएगी, और जब आपने d6 को रीअरेंज किया तब जाके पीछे की ऑर्बिटल काम आती है। अब देखो d4 को अरेंज करने के लिए आपको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मूव करना है, सो वहां पे आपको वैकेंट ऑर्बिटल कितनी मिलती है। सो अ वैकेंट पेयर ऑफ डी ऑर्बिटल रिजल्ट बाय ओनली पेयरिंग। यहां पे आपने कितने पेयर बनाए, 2, यहां पे 2 और यहां पे आपने 3 पेयर बनाए। चलो, जब आपने यहां पे एक पेयर बनाया, यानी कि d1 d2 d3 d4 d5 था, उसमें से फोर्थ ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन पहले में चला गया, तो अब वहां पे 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। देखो जितनी जरूरत है उतना ही पेयरिंग करो, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। सो d4 होगा तो वहां पे 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्योंकि एक की पेयर बनेगी। लास्ट 2 बॉक्स हमें एम्प्टी करने हैं सिर्फ। जब d5 था तो चौथे पांचवें दोनों से इलेक्ट्रॉन उठ के आगे चले जाएंगे, सो अब वहां पे एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा। और d6 के अंदर तो पिछले पहला बॉक्स तो पेयर में ही होगा, दूसरा तीसरा पेयर में नहीं होगा, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के बॉक्स बना देंगे, तो वहां पे 0 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो ये रीअरेंजमेंट की बात हुई जो आगे जरूरत नहीं थी। अगर आपको अंदर की डी ऑर्बिटल यूज करनी है तब की बात है। The magnetic data agree with maximum spin pairing in many cases, especially with the coordination compound containing d6 ends. However, with species d4 and d5, there are some complications. d4 और d5 के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि अगर आपने साइनाइड लिया है तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और वो वहां पे आपको
2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन देता है, क्योंकि यहाँ पे मैंगनीज जो है, मैंगनीज +3 है, देखो मैंगनीज +3 D4 होता है, तो यहाँ पे 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। जबकि आपने क्लोरीन यूज किया तब वहां पे आपको 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वहां पे पीछे की डी ऑर्बिटल यूज हुई। वैसे ही जब आपने FeCN6 यानी कि Fe+3 D5, तो यहां पे आपको सिर्फ एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिला FeCN6-3 के अंदर। लेकिन अगर आपने फ्लोराइड यूज किया था जो कि वीक है, वहां पे 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिले। ये हमने पहले ही पढ़ लिया, वीक लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड, राइट। सेम अगर आपने फ्लोरीन यूज किया है तो उसके पास कोबाल्ट के साथ फ्लोरीन यूज किया, देखो कोबाल्ट +3 है यहाँ पे, तो वहां पे 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हुए, क्योंकि पहला बॉक्स तो पेयर में हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन होने D6 की वजह से। जबकि अगर आपने ऑक्जेलेट यूज किया तो वो तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। मैंने आपको सीरीज में बताया था ना, ऑक्जेलेट स्ट्रॉन्ग है। दिस अपरेंट anomaly is explained by valence bond theory in terms of formation of inner orbital and outer orbital entities, जो हमने अभी अभी पढ़ा। जब बाहर की ऑर्बिटल यूज होती है तब क्या होता है, अंदर की ऑर्बिटल यूज होती है तब क्या होता है। यानी कि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड था तब हमने इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाया जहां पे D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन था। वहां पे 2 कॉम्प्लेक्स ने पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताई, एक ने डायमैग्नेटिक। जबकि जब हमने वीक लिगेंड यूज किए तब आउटर ऑर्बिटल यूज की थी, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ और वहां पे सब पैरामैग्नेटिक है। इसके अंदर 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 5, इसके अंदर 4। तो ये उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की उन्होंने, जो हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया, राइट, लास्ट लेक्चर में। चलो अब आपको एग्जांपल नंबर 9.7 दिया है, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट MnBr4-2 is 5.9 bm, प्रेडिक्ट द जियोमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। जियोमेट्री क्या रहेगी, सबसे पहले तो 5.9 यानी कि इसके अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वजह से उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, क्योंकि d तो अरेंज हुआ है नहीं, राइट। देख लो, since the coordination number of 4, it will be either tetrahedral or it will be square planar, यानी कि sp3 या तो dsp2 होगा। बट मैग्नेटिक मोमेंट 5.9 है, इसका मतलब ये है यहाँ पे 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, पांचों के पांचों डी के अंदर। दैट्स व्हाई ये टेट्राहेड्रल होगा, क्योंकि वहां पे 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन डी के अंदर प्रेजेंस है, कोई भी डी अवेलेबल नहीं है बॉन्डिंग के लिए। क्लियर। चलो अब हम बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी की लिमिटेशंस। इसमें प्रॉब्लम्स क्या है कि हमें क्रिस्टल फील्ड थियरी के पास जाना पड़ता है। चलो, while valence bond theory to a large extent explain the formation, वो हमें फॉर्मेशन बताता है, वो हमें स्ट्रक्चर बताता है, वो हमें मैग्नेटिक बिहेवियर बताता है, कुछ एक उसके शॉर्टकमिंग्स यानी कि लिमिटेशंस है। जैसे कि इट इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ अजम्पशंस, यानी कि यहां पे काफी सारे अजम्पशंस है। क्यों, देखो ओरिजिनली स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड वैलेंस बॉन्ड थियरी का टॉपिक नहीं है, वो तो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी यूज करके हमें बताता है कि इनर ऑर्बिटल यूज होगी या बाहर की ऑर्बिटल यूज होगी। तो ये अजम्पशन हुआ ना, राइट, ये एक अजम्पशन हुआ, यानी कि गैस किया हुआ। उनके पास ये इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग क्यों है, ये लिगेंड वीक क्यों है, वो हमें क्रिस्टल फील्ड से पता चलता है। मैंने बताया था वो सीरीज मैंने क्रिस्टल फील्ड से उठाई है, दिखाता हूं मैं आपको सीरीज, ये रही, देख लो, है कि नहीं। सो ये उसकी पहली लिमिटेशन। दूसरी, इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा। ये मैग्नेटिक डेटा का क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन यानी कि ये हमें फॉर्मूला नहीं बताता मैग्नेटिक डेटा कितना मैग्नेटिक एक्टिविटी है वहां पे, उसका प्रॉपर अमाउंट उनको नहीं पता, सिर्फ पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बस। इट डज नॉट एक्सप्लेन कलर, भाई ये कलर्ड कंपाउंड क्यों बनते हैं ये वैलेंस बॉन्ड थियरी एक्सप्लेन नहीं करता, क्रिस्टल फील्ड करेगा।
इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी। कंपाउंड स्टेबल क्यों है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कंपाउंड क्यों ज्यादा स्टेबल है, वीक लिगेंड के क्यों कम स्टेबल है, इवन स्ट्रॉन्ग वीक लिगेंड भी नहीं पता हूं तो वो स्टेबिलिटी तो कैसे बताएंगे। सो कंपाउंड की स्टेबिलिटी वो एक्सप्लेन कभी नहीं कर पाते। इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रिडिक्शन रिगार्डिंग टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि भाई उनके पास स्ट्रॉन्ग या वीक लिगेंड का डेटा नहीं है। सो वो कभी भी हमें टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड, लास्ट में बताया उन्होंने, मैं स्टार्टिंग से ये बात बोल रहा हूं। क्लियर। चलो तो यहां पे आपका वैलेंस बॉन्ड थियरी पूरा होता, कंप्लीट होता है वैलेंस बॉन्ड थियरी। ठीक है, उसके बाद का टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थियरी, लेकिन फॉर्चुनेटली सबसे बेहतर थियरी जो है वो आपके सिलेबस से हटा दिया है। तो क्रिस्टल फील्ड थियरी यानी कि ये सारी चीजें हम नहीं पढ़ने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने कलर वाला टॉपिक पूरा निकाल दिया है। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थियरी उन्होंने निकाल दिया है। तो ये सारी चीजें हमारे सिलेबस से हट चुकी है, जो हम स्टडी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि उसके बाद डायरेक्ट आते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी। चलो, निकल Cn4-2 is a square planar, structure is diamagnetic and ये जो है वो पैरामैग्नेटिक है। तो ये तो उन्होंने ही बता दिया है। 9.5 का आंसर चलो मैं दिखाता हूं आपको, आपको टेक्स्ट बुक से लिख लेना है डायरेक्ट। ठीक है, देख लो यहाँ पे दिया है उन्होंने ये। चलो ये हो गया, यहाँ पे NiCl4 यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये पूरा लिखना है पेज नंबर 255 पे यहां तक। ठीक है, फिर CO के बारे में बता दो और उसके बाद Cn4 के बारे में देखो यहां तक। ठीक है, तो ये आपका पहला 9.5 का आंसर हुआ यहां तक। ठीक है, चलो उसके बाद 9.6 के बारे में बात करते हैं। NiCl4-2 is paramagnetic while it is diamagnetic, तो दोनों की सेम है हाइब्रिडाइजेशन। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है, फिर भी यहाँ पे निकल का चार्ज 0 है, यहाँ निकल +2। ये +2 होने की वजह से 2 4s इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, जबकि ये निकल 0 होने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन नहीं जाते, लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन 3D के अंदर एडजस्ट हो जाते हैं पेयर के अंदर, दैट्स वाई ये डायमैग्नेटिक हो जाता है। फिर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाता है, जबकि ये पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि यहाँ पे sp3 होता है, डीके इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट नहीं होता। ये देख लो, ये स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक है, जबकि ये वीकली पैरामैग्नेटिक, यानी कि यहाँ पे जब आपने बॉन्डिंग करा तो यहाँ पे 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, क्योंकि Fe+3 बनाया देखो आपने। तो H2O तो वीक है, मैंने बताया था H2O वीक होगा, तो H2O वीक होने की वजह से रीअरेंजमेंट नहीं होता, सो 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसके पास, जबकि यहाँ पे साइनाइड जो है वो रीअरेंजमेंट करता है। सो यहाँ पे आउटर ऑर्बिट, यहाँ पे इनर ऑर्बिट, ये सारी चीजें आपको लिखनी है, यू नो दैट। अब आपको ये अपने आप से आंसर लिखना है। ठीक है, क्योंकि हमने काफी सारे, मैंने आपको टेक्स्ट बुक के बाहर के क्वेश्चन भी करवाए। उसके बाद देख लो, कोबाल्ट जो है वो इनर कॉम्प्लेक्स है, जबकि निकल आउटर कॉम्प्लेक्स है। ये आपको एक्सप्लेन करना है क्यों, बता दो। तो भाई कोबाल्ट जो है वहां पे सिंपल से एक चीज होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोबाल्ट 27 है, +3 है, तो यहाँ पे D6 बनता है, जबकि निकल +2 होने की वजह से D8 बनता है। तो जब आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रीअरेंज करते हो, अंदर की 2 ऑर्बिटल यूजफुल हो जाती है, जबकि यहाँ पे अंदर की d ऑर्बिटल है ही नहीं अवेलेबल, दैट्स वाई वो पीछे की d ऑर्बिटल यूज करता है। दैट्स वाई ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, ये इनर ऑर्बिटल। प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर PtCn4-2। चलो ये आपको अपने आप करना है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन बताने हैं। ठीक है, उसके बाद हेक्सा एक्वा
मैंगनीज 2 यानी कि MnH2O 6 प्लस 2 दिया है, 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उसके पास। जबकि हेक्सासाइनो आयन यानी कि उसी चीज का यानी कि MnCN6 प्लस -4, उसके पास एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपको क्रिस्टल फिल यूज करके बताना है, नहीं हम क्या यूज करेंगे, वैलेंस बॉन्ड। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड यूज करके आपको ये कंप्लीट करना है। चलो उसके बाद कार्बोनाइल बॉन्डिंग निकाल दिया है सिलेबस से, और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस भी निकाल दी है सिलेबस से। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 9 का थियोरी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।